या स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट इसको पहले एक बार ऑफ करिए। या स्टूडेंट आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, कॉलिजन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज नॉन एज कॉलिजन, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि कॉलिजन होता क्या है। तो कॉलिजन का मतलब है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन की वजह से जब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ले, दोनों अपनी वेलोसिटी को चेंज करे या दो में से कोई एक अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ले, तो उस प्रोसेस को हम कॉलिजन का नाम देते हैं, ठीक है ना। व्हेन टू बॉडी interact each other and they changes their velocity, then this process is known as collision। यहां पर कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि collision का मतलब है कि दो पार्टिकल एकदम से जाके टकरा जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर दोनों टकरा रहा है तब तो वेल एंड गुड, अगर दोनों साफ साफ आकर के टकरा रहा है तब तो हम इसको collision नाम देंगे ही देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं टकरा रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हमारा न्यूक्लियस यहां होता था और इस न्यूक्लियस के रास्ते में अगर कोई अल्फा पार्टिकल यूं जाता था तो एकदम सीधे जाकर के वापस इसी रास्ते पे लौटता था। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गया था। तो ये सारे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से एकदम इंटरेक्ट, एकदम जाके टकरा नहीं गए थे। ये बस अपना न्यूक्लियस जब इसके रास्ते में आया था तो ये अपना रास्ता चेंज कर लिया था, अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर लिया था। तो हम इस प्रोसेस को भी कॉलिजन का नाम देते हैं। तो कॉलिजन का मतलब है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने की वजह से अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, देन इट इज नोन एज कॉलिजन। ओके, तो इस कॉलिजन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कॉलिजन जो टोटल हम पढ़ेंगे 4 टाइप का। देयर विल बी टोटल 4 टाइप ऑफ द कॉलिजन। कॉलिजन का सिंपल आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू बॉडीज जब दो बॉडी इंटरेक्ट एंड चेंजेस देयर वेलोसिटी, जब दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने की वजह से जब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, देन इट इज नोन एज कॉलिजन, ठीक है। इस कॉलिजन को अगर हम देखते हैं तो टोटल हम 4 टाइप का कॉलिजन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टोटल हम 4 टाइप के कॉलिजन को डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा इलास्टिक कॉलिजन, सेकेंड हम पढ़ेंगे इनएलास्टिक कॉलिजन, थर्ड पढ़ेंगे परफेक्टली इनएलास्टिक कॉलिजन, एंड लास्ट वन इज सुपर इलास्टिक कॉलिजन। ये 4 टाइप के कॉलिजन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इलास्टिक कॉलिजन से। इसको समझेंगे, इसमें जो भी डेरिवेशन होगा उसको सीखेंगे। डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए जो 12th का आप बोर्ड लिखोगे उसमें इसका डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, और साथ ही साथ हम नीट या जेई जो भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी इस पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, इलास्टिक कॉलिजन पर स्पेशली, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक कॉलिजन को डिस्कस करेंगे, देन इनएलास्टिक कॉलिजन, देन परफेक्टली एंड सुपर इलास्टिक कॉलिजन को। ओके, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है दैट इज इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक तो है कि आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखते हो तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बुलेट फॉर्म में आप इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हो तो आप इसका डेफिनेशन एक तरह से समझ लीजिए कि लिख पा रहे हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लिख दो या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दो, आपकी मर्जी है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सीधा सीधा याद रखना है। प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम यहां पर क्या होगा? कंजर्व होगा। याद रखना है, दुनिया के कोई भी कॉलिजन की बात अगर हम करेंगे तो हर एक कॉलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो, इनएलास्टिक हो, परफेक्टली इनएलास्टिक हो, सुपर इलास्टिक हो, व्हाटएवर कोई भी कॉलिजन हो, हर एक कॉलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में देखने को मिलता है, जैसा कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। काइनेटिक
एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व या मोमेंटम कंजर्व का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि कॉलिजन जब होगा तो कॉलिजन से पहले जो भी मोमेंटम का सम था, कॉलिजन के बाद भी मोमेंटम का सम अगर वही आएगा तो हम इसको बोलते हैं मोमेंटम इज कंजर्व। अगर कॉलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी का सम था या टोटल काइनेटिक एनर्जी था, कॉलिजन के बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर उतना ही होगा तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो याद रखिएगा मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इज, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ठीक है ना। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसका मतलब है कि नो हीट, लाइट एंड साउंड जनरेटेड। ना तो हीट जनरेट होगा, ना ही लाइट जनरेट होगा और ना ही साउंड जनरेट होगा। नो हीट लाइट एंड साउंड इज जनरेटेड। ठीक है ना। ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई? चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी जो आप इसमें याद रख सकते हो कि इसमें जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें जो भी फोर्स इन्वॉल्व होगा वो सारा का सारा फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स whose work done depends on the initial and the final position। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी ट्रेवल। ठीक है ना। बॉडी के पाथ पर बिल्कुल वर्क डन इसका डिपेंड नहीं करता है। इसका वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है और इन सारे पॉइंट को रखते हुए माइंड में हम इसका कुछ डेरिवेशन का पार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं कितना है? m1 है। और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं m2 है। और ये स्टार्टिंग में लेट्स से कि u1 वेलोसिटी से चल रहा था और इसकी वेलोसिटी जो थी वो u2 थी। ये दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहा है और चलते हुए ये दोनों क्या हो जाता है कि ये दोनों कोलाइड कर जाता है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये m1 है और ये m2 है। इसकी वेलोसिटी लेट्स से कि टकराने के बाद v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी लेट्स से कि v2 हो गई। हालांकि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वेलोसिटी को, बट यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि टकराने से पहले जो मोमेंटम का सम होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द कंजर्व, यहां पर क्या है? बिफोर कॉलिजन है ये। अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? कोलाइड हो जा रहा है, दोनों टकरा गया है यहां पर। और ये क्या है? आफ्टर द कॉलिजन की बात है। ठीक है ना। आफ्टर कॉलिजन की बात है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? टकराने से पहले मोमेंटम का सम। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और इसका मोमेंटम हो जाएगा कितना? m2 u2। दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द sum of the momentum before the collision. So this is the sum of the momentum before the collision and the sum of the momentum after the collision. Here is the after the collision, and after the collision the velocity is v1 and v2. So we can say after the collision the momentum will be m1 v1 plus हो जाएगा m2 v2, and according to this law, according to the law of conservation of momentum, we can say sum of momentum before the collision is equal to sum of momentum after the collision. So we can put the sign of the equal to here. So now this is the equation 1 let's say। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? अगर 1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ऐसा इक्वेशन लिखा जा सकता है। यहां पर अगर m1 को बाहर कर लें तो वी कैन से u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, अगर यहां m2 को बाहर कर लेते हैं तो वी कैन से v2 माइनस u2, कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 2। ये हमारा कुछ इक्वेशन आ गया। ठीक। अब अगर हम यहां पर क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इसको
स्लाइड्स को थोड़ा आगे बढ़ाएं या छोटा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस यस। तो अब अगर हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। दैट मींस बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा दैट विल बी, हम इसको लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ kinetic energy we can say what, half m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। यहां पर अगर हम हाफ को बाहर कर लें तो हम यूं लिख सकते हैं m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ को बाहर कर लें तो वी कैन से m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, अगेन हम वन वाले को एक तरफ करेंगे तो वी कैन से m1 इंटू u1 का स्क्वायर माइनस m1 इंटू v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस m2 इंटू u2 स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है। यहां पर अगेन अगर आप m1 को बाहर कर लेते हो तो m1 को बाहर करने पर आपको u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दिखेगा, और u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 कह सकते हैं। दिस विल बी, यहां पर अगर m2 को बाहर कर लेते हैं तो वी कैन से दिस विल बी v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 हो जाएगा। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। एंड लेट्स से कि दिस इज इक्वेशन 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 था m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2, और इक्वेशन 3 हमारा ये कुछ आ गया है। अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 3 को क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, इक्वेशन 3 को क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर लिखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 विल बी इक्वल टू कितना था हमारा, m2 इंटू ये हो जाएगा v2 प्लस u2 इंटू है कितना v2 माइनस u2, और इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 3 के LHS को इक्वेशन 2 के LHS से हम डिवाइड कर देते हैं, और इक्वेशन 2 का LHS हमारा कुछ ये था, दैट इज m1 इंटू u1 माइनस v1 और इसका RHS जो था वो कितना था, m2 इंटू v2 माइनस u2, ऐसा था। तो यहां से हम m1 से m1 कैंसिल करके u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 को कैंसिल करते हैं, m2 से m2 को कैंसिल करते हैं, और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 को हम कैंसिल करते हैं। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा आ जाएगा कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 प्लस u2, और इसको हम चाहें तो अगेन u वाले को एक तरफ कर दें तो वी कैन से दिस विल बी u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1। अगर आप ध्यान से देखो तो u1 माइनस u2 इज व्हाट, तो दिस इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 एंड दिस इज आल्सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी का हम रिलेटिव देखते हैं तो इसी को नाम दिया जाता है, हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी को हम नाम क्या देते हैं,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये जो है फाइनल वेलोसिटी का जब हम रिलेटिव देखते हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 देखते हैं, तो इसी को नाम दिया जाता है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आपको बोर्ड में ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि शो दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपको इतना ला करके प्रूफ कर देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको यहां तक लेकर के आना u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। लेकिन बात हमारी यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन और भी आगे पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है बारी बारी से देखते हैं। तो आपको यहां तक याद रखना है मैन कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। बात को यहां से अगर हम आगे बढ़ाते हैं, बात को अगर हम यहां से थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं, तो हमारा जो ये आ जाएगा नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो क्या है कि हमें v1 और v2 का एक फाइनल रिलेशन चाहिए। तो फाइनल रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या था, हमारे पास ये आ गया है u1। नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन आ गया है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू आ गया है कितना? v2 माइनस v1। और अगर यहां से हम v2 को लिखना चाहें तो वी कैन से v2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 के बराबर होगा। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। अगर हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं और इक्वेशन 4 को पुट कर देते हैं 4 को इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू कितना था? m1v1 प्लस m2v2। तो v2 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू ला करके पुट कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? m2 इंटू ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा। और वी कैन से कि दिस विल भी हो जाएगा हमारा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1v1 प्लस हो जाएगा m2u1 माइनस m2u2 प्लस हो जाएगा m2v1। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगेन v वाले को हम एक तरफ रहने देते हैं, ये v है और ये v है, इसको एक तरफ रहने देते हैं। बाकी इस टर्म को और इस टर्म को हम लेफ्ट में लेकर के अगर चलते हैं तो इसको लिखा जा सकता है m1u1 प्लस m2u2। और ये अगर इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस m2u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में अगर v1 को कॉमन ले लिया जाए तो दिस कैन बी रिटन एज v1 इंटू m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है। अब यहां देखिए ध्यान से, तो यहां पर आपको m2u2 दिखाई दे रहा होगा और यहां भी m2u2 दिखाई दे रहा होगा। बाकी इस टर्म में और इस टर्म में आप u1 को कॉमन ले लेते हो तो यू कैन से कि m1 माइनस m2 इंटू हो जाएगा u1 प्लस हो जाएगा कितना? 2m2u2 इज इक्वल टू v1 इंटू m1 प्लस m2। तो वी कैन से कि दिस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू हो जाएगा u1 प्लस 2m2u2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इन एन इलास्टिक कोलिजन। अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में पहले पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगा उस फाइनल वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन हमारा आ जाता है क्या? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरीके से अगर आपको ये v1 आ गया, अगर आपको v2 निकालना है तो v2 के लिए आप सिंपल क्या कह सकते हो? v2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जहां पर भी 1 है वहां 2 डाल दो, जहां 2 है वहां 1 कर दो, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? m2 माइनस m1 इंटू हो जाएगा u2 प्लस हो जाएगा 2m1u1 अपॉन में आ जाएगा क्या? m1 प्लस m2। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन। तो इसको आपको अच्छी तरीके से माइंड में रखना है, ठीक है ना। ये फाइनल इक्वेशन आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी का। तो आपको जो है सीधा सीधा यहां तक आ सकता है करने के लिए आपको क्या कर, ओ शिट, ये क्या हो गया?
आपको सीधा सीधा क्या कर सकता है कि आपको पूरा बोलेगा डिराइव करने के लिए। ये जो पूरा रिलेशन हमारा आया, ये पूरा रिलेशन डिराइव करने के लिए आ सकता है। तो ये सारी बातें आपको, ये पूरा क्यों हो जा रहा है यार, चलो कोई नहीं। तो ये आपको पूरा डिराइव करने के लिए आ सकता है और इस पूरे को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि यानी आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब दो बॉडी एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन करेगा तो इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 होगा, तो उसका एक्सप्रेशन यानी सीधा सीधा लिखा रहेगा कि आप ये चीज प्रूफ करके दिखाइए। यानी v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये पूरा प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो आपको यहां तक फिर ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो एक और पॉइंट बनता है वो बनता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेकर के। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, जिसको कि अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E इज इक्वल टू बेसिकली द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमने देखा इलास्टिक कोलिजन में ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने कौन से इक्वेशन में ये देखा था, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 से पहले ये जो हमारा इक्वेशन आया था यहाँ पे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये दोनों आपस में इक्वल थे। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो दिस कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन, इतने में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस पर क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केस भी हम लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।